तो आज के वीडियो में हम थोड़ा फंडामेंटल राइट्स का एक पॉइंट छूटा हुआ था, उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम आर्टिकल 14 को भी आज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो छूटा हुआ पॉइंट था, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल राइट का एक नेचर और भी होता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटरी कहने का मतलब हुआ कि वो फंडामेंटल राइट्स जो जिस वे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो उस वे में इन्फोर्स हो जाएगा, उस वे में वो कानून बन गया है, उसके लिए कोई अलग से आपको कानून लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद में कंप्लीट है, वो खुद में पूर्ण है। जैसे कि इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर कंप्लीट, ये कंप्लीट है, इसको कोई अलग से कोई और प्रावधान देने की जरूरत नहीं, इसमें और कोई ताकत बाहर से आपको देने की जरूरत नहीं है, और ये कैपेबल ऑफ इन्फोर्समेंट बाय इटसेल्फ, ये खुद से इन्फोर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी की, तो राइट टू इक्वालिटी जो प्रोविजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 को कोई अलग से उसको पावर देने के लिए कोई बाहर से सरकार को कोई नियम या एक्ट लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद में इन्फोर्स हो सकता है। नो नीड ऑफ पार्लियामेंट फॉर इन्फोर्समेंट, पार्लियामेंट का कोई जरूरत नहीं है इसको इन्फोर्स कराने के लिए। अगर इसको लाना है तो पार्लियामेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीट एंड नीड लेजिस्लेशन टू गेट इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो यानी कि कोई लेजिस्लेशन यानी कि कोई कानून चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को, किसी को भी, मतलब पार्लियामेंट ही पास करेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो सब्जेक्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर में आता है। तो पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन लाएगी जो इन सारे आर्टिकल्स को क्या करेगी, ताकत देगी, तभी जाके वो लीगली इन्फोर्स हो सकता है। मतलब वो शक्ति जो मिलेगी फंडामेंटल राइट्स को विदाउट एक एक्ट नहीं मिल सकती है। नॉट कैपेबल ऑफ इन्फोर्समेंट बाय इटसेल्फ, अपने आप से इन्फोर्स नहीं हो सकता है, मींस पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आर्टिकल 17 आता है, आर्टिकल 18 आता है, आर्टिकल 21A आता है, आर्टिकल 23 आता है और आर्टिकल 24 आता है। तो बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है कि कौन कौन से आर्टिकल ऐसे होते हैं जो खुद में कंप्लीट नहीं है और खुद से इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं, मतलब उनको एक लेजिस्लेशन, एक कानून की सहायता चाहिए इन्फोर्स होने के लिए। तो वो ये सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक है, आप इसे एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इन सारे आर्टिकल्स को मैं थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में, आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दो तरीके के उसके नेचर थे, एक जो खुद से इन्फोर्स हो जा रहे थे और दूसरा जिन्हें कोई लेजिस्लेशन की जरूरत थी। तो मैं देखता हूँ कि जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, जो एक्ट्स हैं जिनमें लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी है। जैसे कि अगर आपको अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में कोई पनिशमेंट देना है, कि अगर मानिए किसी इंडिविजुअल ने अनटचेबिलिटी का कोई ऐसा एक्शन किया तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी के साथ बर्ताव किया अनटचेबल वाला, तो वो बंदा जो होगा उसका तो फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएगा। अगर वो गरीब तबके का इंसान है तो उसे तो इतना आइडिया नहीं है कि मेरा फंडामेंटल राइट है अनटचेबिलिटी और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो कहाँ जा सकता है। वो नॉर्मली वहाँ के तहसील में जाएगा, वहाँ के थाने में जाएगा, या फिर ग्राम, अगर गाँव है तो वहाँ पंचायत में जाएगा। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे फिर, तो वहाँ के लोग को पता होना चाहिए कोई कानून होगा, तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में लाया गया। अब ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये जो अधिनियम है जो पार्लियामेंट लाई थी 1955 में, ये बताती है, ये प्रिस्क्राइब करती है पनिशमेंट फॉर अनटचेबिलिटी। तो अब थाने वाले के पास जाएंगे, थाने वाले को पता है कि अनटचेबिलिटी का ये पनिशमेंट है, उसने एक्ट पढ़ा हुआ, उसे पता है कि ये एक्ट में क्या होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकता था, तो सोचिए कितने खूबसूरत ढंग से चीजों को बनाया गया है। सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला आता है कि आर्टिकल 21A जो होता है, ये आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट से संविधान में डाला गया है। तो ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो ये 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली थी। तो इसके पहले ये कहा था, तो इसके पहले ये पार्ट 4 में मेंशन था, पार्ट 4 में डीपीएसपी में मेंशन था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्योंकि डीपीएसपी जो मैं पार्ट 4 पढ़ाऊंगा आपको, जो डीपीएसपी होता है, उसे बताऊं कि डीपीएसपी जो होता है वो एक तरह से सिर्फ एक आइडियल नेचर बताता है लोगों को, पार्लियामेंट को, कि आपको ये कानून पास करना चाहिए। तो सरकार उसको नजर में रखते हुए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई 2002 में और आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। अब आर्टिकल 21A क्या कहता था? तो आर्टिकल 21A कहता था कि चिल्ड्रन बिलो 13, जो बच्चे 13 साल के नीचे होंगे, उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, जैसा लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। जिस भी ढंग से लॉ बताएगी उस ढंग से उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसने एक वर्ड लिखा, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, जैसे कानून के द्वारा बताया जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या किया गया? आरटी एक्ट लाया गया 2009 में। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन आया, मीन सरकार नोटिफाई की। लेकिन इस एक्ट को इन्फोर्स कब किया गया? 2010 में ये इन्फोर्स हुआ 1 अप्रैल से पूरे इंडिया में, ठीक है। तो यानी कि कंपल्सरी एजुकेशन मींस आर्टिकल 21A को पावर कौन दे रहा है? आरटीई एक्ट दे रहा है। आर्टिकल 21A को पावर कौन दे रहा है? आरटीई एक्ट दे रहा है। इसका मतलब आर्टिकल 21A खुद से इन्फोर्स नहीं हो रहा है, उसको इन्फोर्स कौन करवा रहा है? तो ये अधिनियम उसे इन्फोर्स करा रहा है। तो ये कुछ नेचर थे फंडामेंटल राइट्स के जो बचे हुए थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 14, 15, 16, इसी तरह हम आर्टिकल 35 तक जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है, 6 कैटेगरी में बांटा गया है उनके सब्जेक्ट मैटर पे, क्योंकि सबका सब्जेक्ट अलग अलग है। ऑल्दो इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, बट ब्रॉडली मेरा 6 कैटेगरी में ये डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट जो है मेरा वो राइट टू इक्वालिटी। जो राइट टू इक्वालिटी वो कहाँ से कहाँ तक है? वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम कहाँ से? राइट आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेरा आर्टिकल 23 एंड 24 बताता है इसके बारे में। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 बताता है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28 बताता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 बताता है। इसको माइनॉरिटीज राइट भी कहते हैं, माइनॉरिटीज राइट भी कहते हैं। और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एक और चीज आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम मिस कर देते हैं। इसका एक और मीनिंग होता है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। हमें मतलब रिलीजन से भी आजादी देता है। मेरा मन करेगा नहीं इस रिलीजन को फॉलो करने का, तो हम नहीं भी कर सकते। इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप किसी रिलीजन को ही मानिए, सिर्फ उसकी आज़ादी आपको नहीं मिलती है, आप किसी रिलीजन को छोड़ भी सकते हैं। इसके बारे में बताया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30, और इसे माइनॉरिटीज राइट भी कहते हैं। और जो मेरा लास्ट जो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से आता है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके लिए एक टर्म यूज किया गया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो टर्म था, ये स्टेटमेंट था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टर्म किसने यूज किया था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल को हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो है आर्टिकल 32। और ये जो स्टेटमेंट ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो ये मेरा ब्रॉड फिक्स क्लासिफिकेशन है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी में भी आज हम सिर्फ बात कर पाएंगे आर्टिकल 14 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 14 बहुत छोटा दिखता है बट है ये बहुत बड़ा।
आर्टिकल 14 में भी हम दो चीज पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 का स्टेटमेंट को पहले समझेंगे और स्टेटमेंट से दो कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इसके बाद इसी से रिलेटेड रूल ऑफ लॉ को समझेंगे और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को समझेंगे। हो सकता है कि कुछ पार्ट इस वीडियो में आए और कुछ पार्ट इसके बाद वाले वीडियो में आए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उसे कोई अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा कि उसे कुछ आधा आधा करके उसे बांटा जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम राइट टू इक्वालिटी को स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, इसके बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो दो तरीके का राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है, दो टाइप्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। तो पहला जो बताता है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों चीजों को हम एक एक करके समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, क्या अंतर है, कहाँ से आया, कंसेप्ट कहाँ का है, सारी बातों को समझेंगे। उससे पहले थोड़ा राइट टू इक्वालिटी के बारे में थोड़ा बेसिक जान। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो ओल्डेस्ट लीगल राइट है, सबसे पुराना अधिकार है, क्योंकि इक्वालिटी भाई सबको चाहिए, इक्वालिटी सभी को चाहिए। तो आज का नहीं होगा, ये पुराने जमाने में भी लोग को समानता चाहिए होगी। पहले के जमाने में क्या गरीब हो क्या वो अमीर नहीं बनना चाहते होंगे, सभी को इक्वालिटी चाहिए। तो इस तरह का इस राइट को क्या कहा गया, ओल्डेस्ट लीगल राइट कहा गया है। क्योंकि बेसिस क्या है इसका, ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड इक्वली, क्योंकि जब ह्यूमंस को बनाया गया तो इक्वली बनाया गया। क्योंकि ह्यूमंस की बात करें तो सभी के पास दो हाथ है, दो पैर है, सभी के पास उतना ही ब्रेन है। वो डिपेंड करता है कि सब अप्लाई अलग अलग करते हैं। बेसिस ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड इक्वली। और इसकी जो एप्लीकेशन है, राइट टू इक्वालिटी का जो एप्लीकेशन है, जो इसका स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। ये देखने में बहुत छोटा आपको लगेगा, इसके लाइन को पढ़िएगा तो 2 लाइन में खत्म हो जाता है राइट टू इक्वालिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़िएगा तो। लेकिन अगर आप इसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हिसाब से देखिएगा तो ये बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। मतलब मुझे लगता है कि नहीं तो 1000 केस होंगे राइट टू इक्वालिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, उतने केसेस को हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो उसमें से भी जो रेलिवेंट होगा हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन्हीं सारे केसेस को पढ़ेंगे। तो इसका एप्लीकेशन और अवेलेबिलिटी भी क्या है, वाइडर है, ठीक है। और इसमें क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो और क्या है, तो ये एप्लीकेबल है किसके किसके लिए, टू बोथ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजन। ये बात मैंने आपको बताया भी था, ये सिटीजंस के लिए भी एप्लीकेबल है और नॉन सिटीजंस के लिए। और ये खुद से इन्फोर्स हो सकता है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी राइट टू इक्वालिटी के बारे में। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कंसेप्ट कहाँ से आया, इसका नेचर क्या है, ये सारी चीजों को समझते। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइट टू इक्वालिटी में जो पहले टाइप का इक्वालिटी है, जो है इक्वालिटी ऑफ लॉ, जो है इक्वालिटी ऑफ लॉ। इक्वालिटी ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर। इसका मतलब ये पहले समझिए कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। इसका कंसेप्ट इंग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है, तो बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो इंग्लैंड से आता है इसका कंसेप्ट। इसको एक नेगेटिव कंसेप्ट की तरह कहा जाता है कि एक नेगेटिव कंसेप्ट है। क्यों कहा जाता है इसे नेगेटिव कंसेप्ट, तो नेगेटिव जो वर्ड होता है वो तब हम कभी कभी यूज करते हैं जो किसी चीज को हटाता है या उसमें कुछ लिमिटेशन डाल रहा है, तो वहाँ नेगेटिव वर्ड होता है। पॉजिटिव वर्ड जो एक वाइड स्कोप आपको देता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक सार बताए तो ये है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ व्हाटएवर बी हिज रैंक या पोजीशन, व्हाटएवर बी हिज रैंक या पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, यानी कि मेरा किंग कौन है, लॉ। सभी कोई लॉ से नीचे है। तो वही कहता है कि और लॉ से जब नीचे है, इसका मतलब है कि लॉ से नीचे है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके नीचे जो लोग हैं उसमें आप इनइक्वालिटी लाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अमीर हैं, जो कुछ अच्छे बड़े लोग हैं, तो आप उनको प्रिविलेजेस दीजिएगा कि उनका पहले केस हम पहले सुनेंगे, जो छोटे तबके के लोग हैं उनका केस हम नहीं सुनेंगे। इसका मतलब ये प्रिविलेजेस को क्या करता है,
एब्सेंट करता है, इसलिए एक तरह कैसा कंसेप्ट है ये, नेगेटिव कंसेप्ट है। जब कभी भी कोई फंडामेंटल राइट में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आपको प्रिविलेजेस देने की बात होगी, जैसे कि बहुत सारी जगह मिलती है रिजर्वेशन की पॉलिसी हो गई, या और भी बहुत जगह होती है कि किसी माइनॉरिटीज को कुछ अलग से उन्हें कुछ मिलता है, तो वो सारे एक पॉजिटिव कंसेप्ट है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिविलेजेस का एब्सेंट है। चाहे ये प्रिविलेजेस अमीर के लिए भी नहीं होगा और गरीब के लिए भी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सरकार चाहेगी तो बोलेगी नहीं जो गरीब है उसका केस को पहले सुनेंगे और अमीर उसके केस को बाद में सुनेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। लॉ का मतलब है कि एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रिविलेजेस को एब्सेंट करता है, इसलिए एक तरह का ये कैसा है, नेगेटिव कंसेप्ट है। और नो पर्सन इज अबव द लॉ, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, इज नॉट अबव द लॉ, नो पर्सन इज अबव द लॉ व्हाटएवर बी हिज रैंक या पोजीशन। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री कोई क्राइम कर दे और मैं क्राइम कर दूं, तो कोर्ट बोले नहीं वो प्रधानमंत्री है ना, तो उनके केस को मैं पहले लूंगा, तुम्हारे केस को बाद में लूंगा, तुम क्या करते हो, तुम तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ाते हो, तो ये चीज नहीं होगी। तो वहां पे कोर्ट बोले कि नहीं नहीं ये पॉलिटी पढ़ाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी समझाता है लोगों को, कानून के बारे में जानकारी देता है, वो तो प्रधानमंत्री है, तो वोट मांगते हैं, सरकार चला रहे, वो भी अपना काम करे, लेकिन ये व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये इक्वल है हमारे लिए, प्रधानमंत्री भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो वहां से क्या है कि वहां से बताया गया कि कोई व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं। इससे पता चलता है कि रैंक और पोजीशन किसी का कुछ भी हो, किसी का ओहदा कुछ भी हो, उसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा, मतलब लॉ इज सुप्रीम। और इससे कंक्लूजन जो आता है वो है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इसका मतलब यही ना हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि किसी रैंक और पोजीशन से हम किसी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे व्यक्ति लॉ के नजर में कैसे हैं, इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक तरह का लीगल इक्वालिटी स्टैब्लिश कर रहा है। हम जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो किसके टर्म में बात कर रहे हैं, लॉ के टर्म में बात कर रहे हैं, कानून के टर्म में बात कर रहे हैं कि कानून के नजर में कोई लॉ से ऊपर नहीं है और सारे के सारे इक्वल है। तो वो कैसा इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है, लीगल इक्वालिटी या फिर ज्यूरिडिक इक्वालिटी। ये बात समझ में आ गई होगी। और इसमें एक और चीज आता है कि अगर मान लीजिए कि चलिए इक्वालिटी भी है, तो कोर्ट हो सकता है कि संविधान के तौर पर ये कह दिया गया कि इक्वालिटी आपको मिलेगी और कोई लॉ से ऊपर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोर्ट क्या करे कि कुछ इंपॉर्टेंट केस उसके पास आए, जिसमें मान लीजिए प्रधानमंत्री का केस है और मेरा केस है, और कोर्ट के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा बर्डन है, तो बोले कि ऐसा करते हैं कि वो पर्सन का, प्रधानमंत्री का केस के लिए हम स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, उनका ट्रायल होगा उसमें होगा, तो ये काम वो नहीं कर सकते हैं। नो स्पेशल कोर्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड टू ट्रायल स्पेशल पर्सन। किसी स्पेशल व्यक्ति के ट्रायल के लिए उन्हें कोर्ट का मतलब कचहरी में उनके ट्रायल के लिए कोई स्पेशल कोर्ट का निर्माण नहीं होगा, उनका एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। लेकिन स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं, स्पेशल कोर्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हो सकते हैं लेकिन स्पेशल पर्संस के लिए नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं केसेस, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो लॉ का नॉलेज है, लेकिन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर टेक्निकल रिलेटेड कोई तो जानकारी उनके पास है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अलग से अलग मतलब बेंच का क्रिएशन करते हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड मैटर्स को डील करती है, उसे हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो उसे पढ़ेंगे कि ट्राइब्यूनल्स क्या होता है। तो ट्राइब्यूनल्स में क्या होता है कि वो एक तरह का स्पेशल कोर्ट है जो एक स्पेशल केस को डील कर रहा है, तो वो एस्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन आप किसी स्पेशल व्यक्ति के ट्रायल के लिए अगर आप एक कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ में। तो ये थोड़ी बातें थी इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली, और भी अगर इसके हिस्ट्री में अगर जाए तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो बेसिकली ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट होता है। और इंग्लैंड में भी एक कमेंटेटर थे, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंटेटर थे जो संविधान पे टिप्पणी दिया करते थे, एवी डाइसी जो वहाँ के संवैधानिक कमेंटेटर थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया था। वही रूल ऑफ लॉ डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसी के प्रिंसिपल पे ये चलता है। तो आर्टिकल जो 14 होता है वो रूल ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं डील करता है, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ कहीं इसमें जिक्र नहीं हो रहा है। रूल ऑफ लॉ वर्ड का कहीं ये जिक्र नहीं। मैं बताऊंगा अभी कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, क्या उसके सिद्धांत होते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन
उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा। आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसे नोट कर लीजिए। तो देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो अभी जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ था, उसका जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से था? तो वो आया था रूल ऑफ लॉ से आया है। वो रूल ऑफ लॉ से आया है। अब ये रूल ऑफ लॉ है, इसको अगर मैं कहूँ कि रूल ऑफ लॉ, ये डायरेक्ट वर्ड रूल ऑफ लॉ कहाँ से आता है? तो एक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंटेटर है जिनका नाम है A.V. डाइसी। इन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। मैं बताऊंगा कि रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू A.V. डाइसी क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। पहले हम समझते हैं कि एक चीज याद रखिएगा कि जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ ये होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर लॉ, बेसिकली समझिए इस बात को कि मैंने यहाँ पे रेगुलर लॉ क्यों लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बात हो रही है इंग्लैंड की बात हो रही है। तो इंग्लैंड का जो संविधान होता है वो अनरिटन फॉर्म में होता है। संविधान दो तरीके के होते हैं, इस बात को समझिए। संविधान जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, ये दो टाइप का होता है, एक रिटन होता है और एक अनरिटन। रिटन और अनरिटन। रिटन और अनरिटन का मतलब है कि जो भी प्रोविजंस है, जो कानून है, वो सारे के सारे कोडिफाइड है, मतलब उसका एक प्रॉपर वो व्यवस्थित ढंग से अगर वो है तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि एक हवा में लॉ है, नहीं, दोनों लिखा हुआ है, लेकिन एक को प्रॉपर कोडिफाई कर दिया गया है और एक लॉ को कोडिफाई नहीं किया गया, मतलब कोई एक जगह पे उन्हें एकत्रित नहीं किया गया है, कोडिफाइड नहीं है वो, तो वो हो जाता है अनरिटन। तो जो इंग्लैंड का संविधान है वो अनरिटन है और इंडिया का और यूएसए का जो संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंग्लैंड का है, उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वही कानून बन जाता है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वही कानून बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ। इसका मतलब है कि वहां पे, क्योंकि ये बात हो रही है रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड की बात हो रही है, कि वहां पे जो रेगुलर लॉज आएंगे, जो पार्लियामेंट नियम बनाएगी, वही कानून होगा, वो सुप्रीम होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, वो सुप्रीम होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा। एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब कोई भी उस पर पावर लगा दे, कुछ भी शक्ति लगा दे, उससे वो अपोज नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो रेगुलर लॉ है वो मेरा सुप्रीम रहेगा। और यही बात तो हमारा इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहता है कि जो हमारा लॉ होगा वो हमेशा सुप्रीम होगा, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे कि इंग्लैंड बात करें तो इंग्लैंड में क्या होता है, एक किंग होती है, मोनार्क होता है, वहां पे जो हेड होता है, लेकिन मोनार्क के ऊपर भी लॉ नहीं होगा। पार्लियामेंट जो होगी वो मेरी मेन हेड होगी, पार्लियामेंट मेरी सबसे पावरफुल बॉडी होगी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये रूल ऑफ लॉ है। ये रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं डायरेक्टली आर्टिकल 14 से रिलेटेड, जो मैंने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी में कौन सी इक्वालिटी की बात हो रही है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो रूल ऑफ लॉ इज इंस्योरिंग इन आर्टिकल 14 एंड इट इज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड, एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली मतलब अस्पष्ट रूप से मेंशन है। क्लियर कट डिवीजन बताया तो नहीं कि आर्टिकल 14 के आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ के जैसा है, जो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। डायरेक्टली ये प्रोविजन तो नहीं कह रहा है, वो बस कह रहा है कि हमारा लॉ सुप्रीम होगा और उसके नीचे कोई नहीं होगा। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली किससे मिलती जुलती है? रूल ऑफ लॉ से। तो रूल ऑफ लॉ इम्प्लिसिटली कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 14 में मेंशन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या रूल ऑफ लॉ एक्सप्लिसिटली मेंशन है या रूल ऑफ लॉ इम्प्लिसिटली मेंशन है। तो अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है आपको कि बताना कि वो सही है या गलत, कि रूल ऑफ लॉ इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 14, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 मेंशन, लेकिन उस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट। तो स्पष्ट रूप से मेंशन्ड नहीं है, ये किस रूप में मेंशन्ड है? तो अस्पष्ट रूप से मेंशन्ड है। ये चीज को हम लोग को थोड़ा कोरिलेट करना पड़ता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रूल ऑफ लॉ के बारे में बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। आपसे नोट कर लीजिए। तो देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ जो है, अभी मैंने बताया कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ था। और इंग्लैंड में ये बेसिकली ये जो टर्म प्रॉपरली जिसे एक्सप्लेन किया गया था वो A.V. डाइसी के द्वारा किया गया था। बट इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन था वो उससे भी पुराना था। इसका ओरिजिन जो था, इसका कह सकते हैं कि सीड ऑफ ओरिजिन
मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा 1215 बेसिकली मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा क्या था वो मैं बताता हूँ कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बेसिकली क्या था कि जो वहाँ पे पहले मोनार्की थी, तो जब मोनार्की थी तो वहाँ के लोगों ने पहली बार एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स को रेज करने की जो मांग की थी वो उसी मैग्ना कार्टा हम कहते हैं। वो एक डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स के मांग की आवाज को उठाया गया था 1215 में। तो वहीं से रूल ऑफ लॉ का भी कंसेप्ट, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का क्या है, फंडामेंटल राइट ही है, तो उसका कंसेप्ट कहाँ से आया था, मैग्ना कार्टा से आप ओरिजिनेट कह सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लीजिए रूल ऑफ लॉ में एबी डाइसी अगर नहीं है ऑप्शन, तो पूछता है रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो उसमें अगर एबी डाइसी नहीं है तो आप मैग्ना कार्टा वहाँ हो गई होगा, तो मैग्ना कार्टा भी आंसर में आप करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल क्या है, तो ये कहता है कि द लॉ शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट, द लॉ शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट एंड इट इज द गवर्नमेंट व्हिच इज सबऑर्डिनेट टू द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब ये है कि जो लॉ है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होगा कि गवर्नमेंट को मन किया कि आज ये रूल बदल लेना, ये लॉ बदल देना, तो नहीं, वो नहीं होगा। अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी वो लॉ के नीचे होगी, सबऑर्डिनेट होगी, लॉ के नीचे होगी, तो इज सबऑर्डिनेट टू द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड। तो अगर हम बात करें हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ लॉ ऑफ द लैंड किसे कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है। तो इसका मतलब कि अगर हम उसको रूल ऑफ लॉ को अगर हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट है, उसके पैरेलल भी नहीं है, उसके समान लेवल पे भी नहीं है, ना ही उसके ऊपर है। तो ये रूल ऑफ लॉ है। तो आप इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं था, बिफोर रूल ऑफ लॉ, तो लॉ जो था, लॉ वाज अडॉप्टेड एज रेक्स लेक्स, रेक्स लेक्स, ये एक लीगल वर्ड है, रेक्स लेक्स एक लीगल वर्ड है, इसका मतलब होता है किंग वाज लॉ। इसका मतलब है कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं था, इसका मतलब इक्वालिटी की बात ही नहीं होती थी, तो जो किंग जो कह दिया वो कानून बन जाता था, उसी का मतलब होता है रेक्स लेक्स, किंग वाज लॉ। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि जब रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट हो जाता है तो लॉ क्या हो जाता है आपका, लॉ इज द किंग, लॉ इज द किंग। तो लॉ किंग हो गया, उसके नीचे सारे आ जाएंगे, वो क्या होंगे, सबऑर्डिनेट उसके नीचे ही रहेंगे, उसे लेक्स रेक्स कहते हैं, उसे लेक्स रेक्स कहते हैं। और ये अब जब लॉ जब सबसे सुप्रीम हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर इंसान का वर्चस्व नहीं रहेगा, क्योंकि उसे लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर उस इंसान के अकॉर्डिंग लॉ काम करेगा तो वो उस इंसान का वर्चस्व होगा, लेकिन जब लॉ के हिसाब से काम होगी तो सब कुछ अच्छे तरीके से काम होगी और हमारा डेमोक्रेसी का जो फंक्शनिंग होगा, जो डेमोक्रेसी जिस हिसाब से फंक्शन करना चाहिए वो डेमोक्रेसी मेरा हेल्दी फंक्शन करेगा। इसका एक इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस फॉर द हेल्दी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शन के लिए रूल ऑफ लॉ का होना काफी जरूरी है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू थी रूल ऑफ लॉ की। अब रूल ऑफ लॉ के बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 रूल होते हैं, 3 रूल्स होते हैं रूल ऑफ लॉ के, वो 3 रूल जानेंगे। तो ये 3 रूल जो होते हैं वो बेसिकली एबी डाइसी के रूल है, एबी डाइसी के रूल जो एबी डाइसी ने जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया था, ये तीनों रूल एबी डाइसी ने दिया था। अब ये तीनों रूल में कौन सा रूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होता है उसको समझेंगे, कितने रूल्स फॉलो होते हैं और कौन सा रूल फॉलो नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, ये समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे क्या कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में जो रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शन में आते हैं, मतलब कुछ ऐसे लॉ हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, मतलब उन्हें हम लोगों ने साइड कर दिया, इक्वालिटी एक जगह उसमें हमने प्रोटेक्शन दे दिया, मतलब उन केसेस में इक्वालिटी का कंसेप्ट वहां पे नहीं लगाएंगे। तो क्या कुछ आर्टिकल्स हैं, तो अब क्यों है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो एबी डाइसी के द्वारा दिए गए। तो 3 रूल यहाँ पे बेसिकली बताए जाते हैं। तो रूल 1 की अगर हम बात करें तो रूल 1 कहता है हमें कि नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ,
and such a violation can be established in any ordinary court of the country in an ordinary legal manner. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को आप पनिश ऐसे नहीं कर सकते हैं, या तो शारीरिक रूप से ऐसे उसे पनिश नहीं कर सकते हैं, या फिर उसे किसी भी तरह से, चाहे आर्थिक रूप से हो गया, चाहे उसके सामान का हनन हो गया, उसके गुड्स का हनन हो गया, किसी भी तरह से आप उसके प्रताड़ित नहीं कर सकते या उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसने किसी लॉ को वायलेट नहीं किया, जब तक कि उसने किसी लॉ को वायलेट नहीं किया। इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो पुलिस आकर के मुझे नहीं ले जाएगी और बोलेगी मेरा मन किया तुम्हें ले जाने का, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तो वो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हिस्ट्री से उठा करके दूं तो रॉलेट एक्ट जो आया था, इसमें क्या था, रूल ऑफ लॉ था ही नहीं। उन्हें जिसे मन करता था वो उसे लगता था कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए थ्रेट है, तो उसे वो उठा के ले जाते थे और उस पर कोई ट्रायल भी नहीं होता था, कोर्ट में उनका कोई ट्रायल भी नहीं होता था। बेसिकली वहां पे क्या था कि आपने कुछ वायलेट भी नहीं किया, अगर आपको ब्रिटिशर्स के नजर में आप एक सस्पेक्टेड है तो आपको उठा के जेल में डाल देगी और आपका कोई केस का ट्रायल भी नहीं कर सकता था। ये रॉलेट एक्ट का था और वहां पे बहुत सारी कहानी हुई थी, ये हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो जस्ट मैंने उसे बस रिलेट किया कि आपको कोई भी व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, चाहे वो सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, जब तक कि आप किसी कानून को तोड़ते नहीं है। और अगर आप वायलेट करते भी हैं, अगर सच अ वायलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, अगर कोई वायलेशन अगर आप माने किसी ने किया भी, तो उस वायलेशन को एस्टैब्लिश, उस जैसे कि मान लीजिए पुलिस मुझे उठा के लेकर चली गई और मुझे कहा कि तुमने ये कानून तोड़ा है, तो पुलिस ये नहीं होती है बताने वाली कि मैंने कानून को तोड़ा है, इसको बताने वाला कोर्ट है। कोर्ट के अंदर जो लॉ है, जो लॉ के वहां जानकार बैठे हैं, वो एस्टैब्लिश करेंगे उस चीज को कि मैंने किसी कानून को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। तो सच अ वायलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन एन ऑर्डिनरी कोर्ट, किसी ऑर्डिनरी कोर्ट में। अगर मैं डिपेंड करता है, अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में मैंने किसी लॉ को वायलेट किया तो पुलिस मुझे उठा करके ले जाएगी और फिर मुझे न्यायालय के पास भेज देगी कि भाई देखो इसने ये काम किया था, अब तुम डिसाइड करो कि इसने कानून तोड़ा था या नहीं तोड़ा था। अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो उसके हिसाब से मुझे दंड मिलेगा और अगर मैं कानून नहीं तोड़ूंगा तो फिर मुझे आजादी मिल जाएगी। तो such a violation can be established in an ordinary court of the country in an ordinary legal manner। जो लीगल मैनर, जो ऑर्डिनरी लीगल मैनर जो established है, जो प्रक्रिया पहले से established है कि किस कानून को किस तरह से लेना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई अगर मर्डर करता है तो क्रिमिनल बेंच में जाता है वो केस। अगर मानिए मैंने कोई किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मेरे पास कोई प्रॉब्लम है या मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सिविल केस के पार्ट हो जाता है। तो एक लीगल मैनर फ्रेम किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर केस क्रिमिनल केस में आएगा, एक पर्टिकुलर केस सिविल केस में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं और सबका डिपार्टमेंट, सबकी जो न्यायिक व्यवस्था है सबकी अलग अलग है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस वे में आप प्रोसीडिंग को ले जाते हैं। तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि ऑल पर्सन, ये बात मैंने पहले भी कही आपको कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल टू द ऑर्डिनरी लॉ। अब ये सच बात है कि मानिए किसी ने कानून को वायलेट किया तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाने के बाद हो सकता है ना कोर्ट किसी को स्पेशल रेफरेंस दे और हो सकता है किसी को वैल्यू नहीं दे, किसी को मतलब वैल्यू नहीं दे और किसी केस को वो ले ही नहीं, सुनने के लिए इनकार कर दे और बोले कि मैं तुम्हारे केस को बाद में सुनूंगी, तब तक तुम इसे जेल में रख के रखो। तो ये तो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे सोसाइटी में। तो रूल 2 क्या कहता है, ये रूल ऑफ लॉ का, कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल टू द ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ के सामने सारे के सारे व्यक्ति क्या है, इक्वल है। व्हाटएवर बी इट्स रैंक या पोजीशन एंड आर इक्वली अलाउड टू द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और उन्हें जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया से वो गुजरेंगे वो सबके लिए क्या होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। तो ये जो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट आर्टिकल 14 बता रहा था इम्प्लिसिटली। जो मैंने कहा कि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ को इम्प्लिसिटली मेंशन करता है, तो इसी कंसेप्ट को मेंशन करता है। और तीसरा जो रूल होता है वो रूल ऑफ लॉ का होता है अकॉर्डिंग टू एबी डाइसी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, जो ऑर्डिनरी लॉ है कंट्री का उसके थ्रू बना है। लेकिन ये कंसेप्ट हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉ बनता है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द लॉ बनता है। हमारे यहाँ संविधान को सबसे सुप्रीम रखा गया है और जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो उसके नीचे होती है, वो उसके नीचे सबऑर्डिनेट करती है, यानी कि टॉप पे में हमारे यहाँ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है।
ये तो इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट सबसे टॉप पर है, तो पार्लियामेंट जब टॉप पे है तो पार्लियामेंट के कानून भी टॉप पे होंगे, उसके नीचे क्या होता है, उनका संविधान, क्योंकि वो जो कानून बनाते हैं वही संविधान का पार्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो संविधान है उसके अंडर में रह करके आपको कानून को बनाना है। इसका मतलब कानून जो है, जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो संविधान के अंडर में रह के बनाएगी। मतलब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कहाँ पे होगा, इंग्लैंड में होगा, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम होता है। तो रूल 3 जो है वो हमारे देश में अप्लाई नहीं होता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ था। और अगर मैं बात करूं तो इसके रूल ऑफ लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। किसी भी कंट्री में अगर आपको इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं कि और किस तरह से रूल ऑफ लॉ को हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को हमने मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया है, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम लोग आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 से। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप पहले से लिख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को एक तरह से प्रिजर्व करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए दो आर्टिकल्स का रोल यहाँ पे आता है। वो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26। The Constitution has empowered the Supreme Court and High Court with the writ jurisdiction given under Article 32 and Article 26 respectively for the preservation of rule of law। इसका मतलब ये है कि रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। तो रिट बेसिकली क्या होता है, अगर मैं रिट की बात करूं तो रिट एक तरह का लीगल कमांड है, लीगल कमांड है इन द नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ कोर्ट। रिटन लीगल कमांड, रिटन लीगल कमांड एक तरह का ये क्या है, रिटन लीगल कमांड, रिटन लीगल कमांड इन द नेम ऑफ कोर्ट। तो बेसिकली एक तरह का कमांड होता है, एक तरह का मतलब आप समझ सकते हैं एक नोटिस आप भेज रहे हो कोर्ट को लीगली रिटन फॉर्म में, वो उसे हम रिट कहते हैं। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 रिट जुरिस्डिक्शन को डील करता है कि कितने टाइप के रिट्स होते हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब हम आर्टिकल 32 और 26 को डील करेंगे। तो आर्टिकल 32 और 26 को यूज करके एक तरह से आपने क्या किया है, रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व किया, उससे एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है एमसीक्यू में कि रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व कौन सा आर्टिकल करता है, तो वो क्या आंसर होगा, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो जो दूसरा पॉइंट जो मेरा रूल ऑफ लॉ से एक और आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेस द सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब जो संविधान है हमारा वो रूल ऑफ लॉ को क्या बोलता है, सुप्रीम बोलता है। सुप्रीम है ये, कैसा एम्फसाइज करता है, फोकस करता है, उसको बढ़ावा देता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ कैसा है, सुप्रीम है। एज एन अनचेंजेबल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, मतलब आप जो शासन करेंगे उसमें आप रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई सरकार शासन कर रही है तो उसका ये ऐसा नहीं होना चाहिए नियम कि उसके काल में या उसके शासन व्यवस्था में अलग अलग तरह के शासन व्यवस्था होते हैं, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर शासन व्यवस्था को अप्लाई करती है तो उसमें रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उन सारे एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, और एक्सेप्शंस के बाद जब बात करेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा टाइप का जो हमारी इक्वालिटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेरा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे जो आर्टिकल 14 से डील होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ये 3-4 टॉपिक को डील करेगा। उसके बाद हम आर्टिकल 15, 16 और 17 को डील करेंगे, और उसके बाद हम राइट टू फ्रीडम पे जाएंगे। तो बेसिकली ये मेरा आज का क्लास था इस वीडियो में, और बाकी के क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।